यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे होंगे आप सभी, यही उम्मीद करता हूं मैं, और मैं भी बहुत अच्छा हूं स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स आज आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के बारे में। और उससे पहले बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम एक क्वेश्चन करेंगे पहले, और वो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो आप उसको कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन है बेस्ड ज्योमेट्री के ऊपर। जिस बच्चे ने 9th क्लास के अंदर ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समझिए क्या कहना चाह रहा है कि सपोज आपके पास में एक मिरर है, हम एक मिरर बना लेते हैं, आप स्केल का यूज़ करिएगा, है ना। सपोज हम एक मिरर बना लेते हैं, हमारे पास में एक मिरर है जो रखा हुआ है कहीं पर, यहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ मिरर। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ, सपोज दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस डी पर, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इतनी ही दूरी पर इसके पीछे की तरफ बनेगा, मतलब यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर डिस्टेंस को सपोज मैं स्मॉल डी मानूँ, तो हमको प्रूफ करना है कि ऑब्जेक्ट की इस मिरर से डिस्टेंस, मतलब कि कैपिटल डी इक्वल होनी चाहिए इस मिरर से इस इमेज के डिस्टेंस के, यानी कि इस डी के। समझ रहे हैं आप बात को। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि यहाँ आप नाम दे दीजिए ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, ए बी इक्वल टू बी सी। समझ में आया आपके, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है एवरीवन। इसके अलावा हमें दिया हुआ क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है अ मिरर इज सिचुएटेड एंड डी इज द डिस्टेंस, हमने लेट करी है ना, एंड लेट द डी is the distance from object to mirror and small d क्या है, small d is distance from image to mirror। चलो भाई, इमेज टू मिरर, समझ में आई बात। अब काम स्टार्ट होता है सीधा सीधा ज्योमेट्री का, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर के ऊपर कुछ ना कुछ रेज इंसिडेंट होंगी, और वो कुछ इस तरह से इंसिडेंट होंगी। देखिए कैसे कि यहाँ से एक रे गई और यहाँ टकराई, और टकराने के बाद में वो जो रे है वो वापस चली गई टकरा के, इस तरह से। समझ रहे हैं, ये तो इंसिडेंट आई थी यहाँ पे, और आने के बाद में सपोज कोई पॉइंट पी पर टकराई, और टकरा कर, अब आपको पता है कि मिरर के ऊपर जिस रे, कोई जो रे होती है इंसिडेंट रे, वो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे वापस चली जाती है, ठीक है। आई एंगल पे आई तो किस एंगल पे गई, वो आर एंगल पे, ठीक है, वापस चली जाती है। लेकिन उसका जो इमेज बनता है वो मिरर से पीछे की तरफ बनता है, मतलब इस तरह से। ये बात आपको बता चुका हूँ मैं कि मिरर के अंदर जस्ट उतनी ही दूरी के ऊपर क्या होता है, इमेज बनती है, ठीक है। ऐसे बनेगी। एक दूसरी रे मान लेता हूँ मैं कि एक रे ये गई थी और दूसरी रे ऐसे चली गई, ऐसे गई, और ये भी क्या हुआ एवरीवन, ये भी टकरा के वापस चली गई, और इसके भी पीछे की तरफ इमेज बन गया, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम आपको आना चाहिए। ये टकरा के इधर गई थी तो ऐसे, ये वाली इमेज इस तरह से गई थी और ये टकरा के पीछे चली गई, और यहाँ पर इमेज बन गई। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो हमारे पास में ट्राइंगल्स बन चुके हैं। ये P मान लिया, ये मैंने Q मान लिया, ठीक है। हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू
BC। हमें ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ऑब्जेक्ट से मिरर तक की, और B से लेकर के C तक की, ये दोनों की दोनों डिस्टेंस हमें इक्वल करनी है। समझ रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं एवरीवन, ध्यान से मेरी एक बात सुनो आप। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि किसी एंगल के ऊपर जब आती है इंसिडेंट रे, तो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे वापस चली जाती है। समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे ज्योमेट्री की बात करूं तो स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल आर है तो बताओ इसके सामने वाला ये एंगल भी इक्वल होगा क्या? जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल का नाम दे दिया मैंने सपोज एंगल नंबर 1। ठीक है, इसके जस्ट ये वाला एंगल मैंने दे दिया एंगल नंबर 2। समझ रहे हैं? ये वाला एंगल दे दिया मैंने एंगल नंबर 3। ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है एवरीवन, अब क्या कर रहे हैं देखिए आप, ध्यान से मेरी बात सुनिए आप। क्या एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है? मैं यहाँ बोलूँगा हियर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या बोलेंगे रूल के अंदर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ है कि जिस पर आएगी उस पर चली जाएगी। और एंगल आर इक्वल टू एंगल 1, देखिए ये आर छोटा लिखो यहाँ पर, एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है एवरीवन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। चलिए भैया, अब एक बात करते हैं एवरीवन। क्या बात करते हैं? आप देखिए ये वाली लाइन देखिए आप, ये वाली लाइन देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ ST, और ये हमारा नॉर्मल है। समझ रहे हैं? दिस इज आर नॉर्मल। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताता हूँ मैं, ये I है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। तो आप अगर ध्यान से देखें इसको और इसको, देखिए ध्यान से, ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है इसको और इसको देखो, I एंगल R के इक्वल है, I एंगल R के इक्वल है, और R एंगल 1 के इक्वल है। I R के इक्वल है और R 1 के इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या कि I जो है वो R के इक्वल है, I जो है वो R के इक्वल है और I 1 के इक्वल है। यानी कि हमने तीनों एंगल इक्वल कर दिए, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। I 1 के इक्वल है, एंगल I जो है वो एंगल 1 के इक्वल है। अब आप सोच के देखो, जब I 1 के इक्वल है तो क्या 3 एंगल जो है वो क्या 2 के इक्वल होगा क्या? हैंस एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। जब I 1 के इक्वल है तो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल भी होगा। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा डीप में जाके बताऊंगा कैसे होगा इक्वल। देखिए, जब I 1 के इक्वल है, आप सोच कर देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये S P और B, एंगल S P B इक्वल टू 90 डिग्री है क्या? एंगल एस पी बी इक्वल टू 90 डिग्री है, और एस पी बी के अंदर दो एंगल आ गए, एंगल आई प्लस एंगल ए पी बी। एंगल ए पी बी कितना आ गया? 90 डिग्री। एंगल ए पी बी क्या है? 3 एंगल, और आई एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो एंगल 3 का वैल्यू क्या क्या है यहाँ से? 90 डिग्री माइनस आई। इसको आप एक इक्वेशन बना लो। इसी तरह से एक और बार देखो, सिमिलरली देखो, इधर की तरफ भी सेम टू सेम, टी पी बी, एंगल टी पी बी कितना हुआ? 90 डिग्री। टी पी बी में कितना एंगल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 क्या है? आई के इक्वल है ना। देखिए एंगल 1 जो है वो आई के इक्वल है। यहाँ पर देखिए जहाँ मैं उंगली ला रहा हूँ, ये देखिए एंगल 1 आई के इक्वल है। यहाँ लिख लीजिए आई प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल 2 कितना निकल जाएगा? 90 माइनस आई। तो बताओ एंगल 3 और एंगल 2 दोनों के दोनों इक्वल हुए या नहीं हुए? एंगल 3 भी 90 माइनस आई है और एंगल 2 भी 90 माइनस आई है। तो इस तरह से आप ये रीज़न दे सकते हैं। समझ में आया? एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल हो गया। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये इतना ही काम करना था मुझे। अब देखिए, अब मैं ट्राइंगल लेने जा रहा हूँ ए बी पी और एंगल ट्राइंगल सी बी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी बी पी। ओके, देखो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को करना है कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या एंगल ए पी बी यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 है।
तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए पी बी इक्वल टू पी बी, कॉमन साइड, पी बी इक्वल टू पी बी, दिस इज कॉमन साइड। और ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो मिरर है वो ग्राउंड सरफेस के 90 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। समझ रहे हैं आप, ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू सी बी पी, एंगल सी बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं क्या बोलूँगा, मिरर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये क्या है, सरफेस। ठीक है, तो देखिए एंगल साइड, एंगल से हमने इस ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो मैं बोलूँगा हैंस ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी पी बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, जब मैंने दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या ए बी जो है वो आपकी बी सी के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी। क्या रीज़न दूंगा, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी सी कर दिया। ए बी क्या है, कैपिटल डी, और बी सी क्या है, स्मॉल डी। हैंस प्रूव्ड। अच्छा, किसी को सी पी सी टी की फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया आपके? ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर ज्योमेट्री है क्वेश्चन के अंदर। साइंस में भी ज्योमेट्री यूज हो जाती है कई बार। ठीक है, और ये चैप्टर तो है ही ज्योमेट्री का। लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, आंसर दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ से, गिवन से लीजिए, लिख लीजिए एवरीवन। आगे बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए अब तक हमने इस वाले मिरर के बारे में पढ़ा, ऐसे बिल्कुल फ्लैट मिरर जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि जब हमने यहाँ लिखा था अ मिरर इज सिचुएटेड, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना, सिचुएटेड एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। आप खुद ही बता दो ये बात कि जो मिरर आपका है वो 90 डिग्री पर सिचुएटेड है यहाँ पर। ठीक है, 90 डिग्री एंड लेट द डी। ठीक है, तो अब मैं आपको बात बताने चाहता हूँ कि अब तक हमने ये जो मिरर पढ़ा है ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस का मिरर पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे मिरर जो थोड़े से कर्व होते हैं, हल्के से मुड़े हुए होते हैं। तो उन मिरर्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। देखिए स्क्रीन पर दिखाई देगा, ये लिख लिया आपने। इसको लिखने के बाद में ये देखिए अब आप स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक है नया, स्फेरिकल मिरर। क्या होता है स्फेरिकल मिरर समझिए। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। मतलब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है इस तरह से। समझ रहे हैं आप? या तो वो इस तरह से मुड़ जाए जिसके पीछे की तरफ पॉलिश हो, इसका मतलब होता है पॉलिश, और या फिर वो मिरर ऐसा हो जिसके अंदर की तरफ पॉलिश हो। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर पॉसिबल हैं। पढ़ते हैं इनके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर समझिएगा, कितने टाइप्स हैं। देखिए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए स्टूडेंट्स पहले डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन क्या होती है। अ स्फेरिकल मिरर इन विच द आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। देखिए कैसा होता है कॉनकेव मिरर, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर, ऐसा होता है स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर जो आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और अंदर वाला जो सरफेस होता है वहाँ वो कौन सा सरफेस होता है, वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। दिस इज रिफ्लेक्टिव सरफेस, TIV, रिफ्लेक्टिंग बोल लो रिफ्लेक्टिव बोल लो, एक ही बात है। तो इस तरफ का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती है, और पीछे का जो पोर्शन होता है वो पॉलिश्ड होता है। वहीं बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स दूसरे मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है, अ स्फेरिकल मिरर इन विच द इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। ऐसा मिरर जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। देखिए इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है, और बाहर की तरफ से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये वाला जो सरफेस है ये बाहर की तरफ है।
तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हो गया हमारा पॉलिश्ड सरफेस। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इन दोनों में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इस वाले के अंदर जब रेज आती है तो आने के बाद टकराने के बाद में एक पॉइंट पर सेंट्राइड हो जाती है, एक पॉइंट पर मिल जाती है। लेकिन इस वाले के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे ही रेज आती है, जैसे ये सीधी रे है, आपको टेढ़ी दिख रही होगी, बिल्कुल सीधी रे है ये। इस वाले में क्या होता है, जैसे ही रे आती है तो वो क्या करती है, टकरा के दूर चले जाती है। देखिए आप, इधर भी टकराई, दूर चली गई, टकराई, दूर चली गई, ठीक है। और इनका जो इमेज होता है वो पीछे की तरफ बनता है, जैसा कि हमने फ्लैट मिरर में पढ़ा था कि जस्ट पीछे की तरफ बनता है। और इस वाले के अंदर क्या होता है, जस्ट आगे की तरफ इमेज बनती है। कैसे बनती है इसके आगे हम नियम भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको। सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हमारे पास में है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है इसकी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये स्फेरिकल मिरर है इस तरह से, तो ये जो इसका सेंटर होता है ना यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं पोल। और पोल की डेफिनेशन क्या होती है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं पोल। और स्टूडेंट्स इसको डिनोट किया जाता है बाय ओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको समझिए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझिए इसको कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपने कान अच्छे से खोलकर इस बात को समझने पे ध्यान दो कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपसे बात करी स्टूडेंट्स इस तरह की मिरर की, कि ये क्या है, एक कर्व मिरर है। मैंने आपके सामने एक मिरर लिया, सपोज दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये तो मैंने ले लिया, लेकिन स्टूडेंट्स ये मिरर भी किसी ना किसी गोले में से निकल कर आया होगा, किसी ना किसी स्फेयर में से निकल के आया होगा। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे पास में एक बहुत बड़ा स्फेयर था, बहुत बड़ा, समझ रहे हैं आप, एक कांच का गोला था मेरे पास में, इतना बड़ा कांच का गोला था, और उस गोले के अंदर से मैंने एक छोटा सा पार्ट काट लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया हमारा स्फेरिकल मिरर। समझ रहे हैं। अब इस गोले का जो सेंटर है इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि जो रिफ्लेक्टिव सरफेस आप लेकर आए हो ना, वो जिस गोले से, जिस स्फेयर से बना है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है एवरीवन। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस इज अ पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए क्या मेरी बात को। दूसरी बात करते हैं इसमें कि जो कर्व सरफेस, जो कॉनकेव मिरर आपके पास में है, उस कॉनकेव मिरर जिस पार्ट से निकला है, जो कॉनकेव मिरर आपके पास में है वो जिस गोले से निकला है, उसकी जो रेडियस होगी स्टूडेंट्स, उस रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डायग्राम बना लीजिए आप, ठीक है ना। उस गोले की रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और उस गोले की जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस इज अ पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है साहब। नेक्स्ट हमारे पास में आती है डेफिनेशन एपर्चर। एपर्चर समझिए स्टूडेंट्स क्या होता है एपर्चर। जैसे कि ये मेरे पास में कॉनकेव मिरर है, तो इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, जहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होंगी, जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स एपर्चर, ठीक है। इसको आप डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर जो आपने डायग्राम बनाया है। एपर्चर की डेफिनेशन देखिए आपने, ये देखिए यहाँ से लेकर के और स्टूडेंट्स यहाँ तक का जो डायमीटर होता है इसको हम कहते हैं एपर्चर। समझ में आया। एपर्चर की डेफिनेशन आपने लिख ली। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो पोल से गुजरती है, ठीक है, और बिल्कुल सीधी लाइन होती है इस तरह की,
इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके एवरीवन, समझ में आई आपकी बात। अब समझते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस आपको मैंने बता दी, इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। ये होता है, देखिए डेफिनेशन, यहाँ आप PAL कर लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इस डायग्राम समझिए कि ये तो हो गया पोल, आपको अभी ये बताया था O, तो एक ऐसी लाइन जो पोल से भी गुजरे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजरे, देखिए इस तरह से, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया। ये डायग्राम आप जरूर बनाएं, कहीं भी बनाएं, ये डायग्राम जरूर बनाएं, इसमें सब कुछ बताया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए, फोकस। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस। फोकस स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले पढ़ते हैं। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द पैरेलल रेज कमिंग एंड पॉइंटेड। इस बात को समझिए, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो रेज आती है वो रेज पॉइंटेड हो जाती हैं, पॉइंटेड मतलब एक पॉइंट पर आ जाती है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, उसके अकॉर्डिंग समझिए कि फोकस क्या होता है। यहीं बना लेना डायग्राम, इस जगह पर जहाँ स्टार बनाया है यहाँ पर डायग्राम बना लेना आप इसका। समझिए कि अगर मेरे पास में कोई मिरर होता है, दिस इज कॉनकेव मिरर, तो स्टूडेंट्स दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रेज जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, PA प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और मिरर के टकराती है, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर के टकराती है, तो टकराने के बाद में एक पॉइंट से पास होती है, ये रहा पॉइंट, टकराने के बाद में एक पॉइंट से पास होती है, ये टकराने के बाद में यहाँ से पास होगी और ये टकराने के बाद में यहाँ से पास होगी। एवरीवन समझ रहे हैं, सारी की सारी एक ही पॉइंट से पास होगी और उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट होता है फोकस पॉइंट। तो ये डायग्राम बना लीजिए और साथ में ये डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए, दिस इज द फोकस डेफिनेशन। ओके एवरीवन, आगे बात करते हैं। देखिए ये रहा, यहाँ पर अगर मेरे पास में कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पर होगा एक फोकस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल F। समझ गए आप, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल F। और अगर मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो यहाँ पर पीछे की तरफ होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है हमारे पास में कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में पीछे की तरफ होता है, मिरर के पीछे की तरफ, और कॉनकेव में मिरर के इस तरफ होता है। समझ में आया एवरीवन। और दूसरी बात, इस पोल से लेकर के इस F तक की जो डिस्टेंस होती है ना स्टूडेंट्स, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। समझ में आया एवरीवन, ठीक है। अब इसके आगे का काम देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, बैक करिए वीडियो को, वैसे लिख लीजिए। अब समझते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर के लिए क्या क्या साइन कन्वेंशन होते हैं वो बताइए। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि किधर प्लस लेना है और किधर माइनस लेना है, इस बात का पता लगाना ही साइन कन्वेंशन होता है। तो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, देखिए इसको देखकर समझेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखकर आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद लिखने का काम आपका है। देखिए अगर सपोज मेरे पास में ये मिरर है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, तो सबसे पहले तो आप इसका नाम लिखिए, दिस इज द पोल एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जैसे ये मिरर है मेरे पास में, तो इस मिरर के इस तरफ देखिए तीर, देखिए आप, इस तरफ सारी डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लेते हैं। क्या लिखते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और इसके इस तरफ सारी डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं। इन दोनों बातों को आपको लिखना भी आना चाहिए। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट टू द मिरर, यही बताऊंगा, रुक जाओ। तो ये दोनों बातें आपको लिखना आना चाहिए कि ऑल डिस्टेंस विच आर एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर आर टेकिंग नेगेटिव, ओके, and which are situated in the
राइट साइड टेकिंग पॉजिटिव। तो लिख सकते हैं ऑल द डिस्टेंसेस, कहाँ लिखा हुआ है ये, देखिए लास्ट पॉइंट है सिक्स्थ, कि डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन नेगेटिव। ठीक है, दूसरा पढ़िए, डिस्टेंसेस मेजर टू राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन पॉजिटिव। वही बातें बताइए ऐसे कैसे। अब दूसरी बात समझिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ सारी डिस्टेंसेस हम लेंगे पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ सारी डिस्टेंस हम लेंगे नेगेटिव। समझ रहे हैं? तो इसको लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंसेस मेजर्ड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। ठीक है, 4 पॉइंट लिख दिए हमने। दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ये बात आप मान के चलना कि ये वाला आपका अगर आपका मिरर है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ है, इस तरफ मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, जिधर ये मुड़ा हुआ है ना इस तरफ, मेरे हाथ की तरफ। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिससे क्या आ रही है, रेज आ रही है। तो लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इस तरफ से आ रही है। तो पहले लाइन आप यही लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, कि मिरर के लेफ्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आपने रखा है ना। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही नापी जाती है। ठीक है एवरीवन, जो मैंने अभी अभी आपको बातें समझाई बस वही पॉइंट्स आपको लिखने हैं प्रिंसिपल साइन कन्वेंशन के अंदर। समझ में आया एवरीवन? चलिए लिख लीजिए इसको, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए साइन कन्वेंशन से, उसके बाद में डायग्राम आएगा और फिर आप यहाँ पर 6th पॉइंट तक पहुँच जाइए। ठीक है, इतना काम लिखने के बाद में स्टूडेंट्स आपको एक दिमाग की बात बताना चाहूँगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, और इस तरफ हम जितनी भी डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो आप बताइए मुझे, क्या ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होगी क्या वो नेगेटिव ली जाएगी क्या? बिल्कुल नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि इधर की डिस्टेंस हमने क्या मानी है, नेगेटिव मानी है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से लेकर के, ऑब्जेक्ट से लेकर के और पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने u मान लिया है स्टूडेंट्स। क्या मान लिया, u मान लिया, एंड u इज़ नेगेटिव। दिमाग से लगा के रखिए कि अगर कॉनकेव मिरर आ जाए और इधर की तरफ ऑब्जेक्ट हो तो आप हमेशा u को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, नेगेटिव। दूसरी बात, इसका जो फोकस होगा वो यहाँ पर होगा। दिमाग लगा के देखिए, अभी अभी बताया था इसका फोकस होगा। तो फोकस से और पोल की डिस्टेंस जो होगी, यानी कि फोकल लेंथ जो होगी आपकी, वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, वो भी नेगेटिव होगी। समझ में आती है बात आपके? ये है कॉनकेव मिरर। तो इसके ऊपर हम लोग एक नोट लिख सकते हैं। ये नोट्स लिखने के बाद में देखिए क्या लिखा हो। तो देखिए स्पेशल नोट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज बी नेगेटिव। ये आपको याद रखनी है। फॉर द कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ f एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑलवेज बी नेगेटिव। इधर की तरफ फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और इस तरफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है आपका, ये भी ज्योमेट्री से होने वाला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट फॉर अ कॉनकेव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और ये ज्योमेट्री से होगा, तो इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे आपको ज्योमेट्री बनाकर। आज जितना भी हमने पढ़ा है उसको पढ़िए स्टूडेंट्स, और जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको बताया है उसको करिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और करेंगे क्वेश्चन को। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।